यह स्टोरी मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इससे किसी की भावनाओं, समाज, जाति या धर्म को प्रभावित नहीं किया गया है। आशा है आप सबको यह स्टोरी पसंद आएगी। तो चलते हैं स्टोरी पर। माफिया लिटिल वाइफ एपिसोड 6 to 10। वेदांत को फिर कुछ याद आता है और वो कड़वाहट से भर जाता है और ईशिता को खुद से दूर करते हुए बोला, जंगली लड़की, मेरे करीब मत आया करो। अच्छे से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे करीब आ जाओगी। और ये टुनटुनिया क्या है, किसकी बात कर रही थी तुम? ईशिता मुंह बना वेदांत से दूर होते हुए बोली, मुझे भी आप जैसे कड़वे करेले के मुंह नहीं लगना, समझे आप? और टुनटुनिया मतलब हमारा फोन, जिसको हम टुनटुनिया कहते हैं। कैसे कैसे अजीब वर्ड यूज करती हो तुम, और तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, मेरा ध्यान सब पर है। वेदांत लैपटॉप ओपन कर ईशिता के सामने रखते हुए कहता है। वेदांत ईशिता को एक नजर देख उसको लैपटॉप के बेसिक बताता है, कैसे क्या चलाना है सब कुछ उसको बता देता है। ईशिता की माइंड काफी तेज थी, वो बहुत जल्दी ही सब कुछ सीख जाती थी। एक बार अगर उसको कुछ सही से बताया जाए तो वो जल्दी ही उस चीज को सीख लेती थी। वो वेदांत की तरफ आंखों में चमक लिए देखते हुए बोली, हम सीख गए। वेदांत ईशिता के चेहरे की स्माइल देख हल्का मुस्कुरा देता है। वो लड़की उसके फेस पर स्माइल ला रही थी जिसका पता वेदांत को भी नहीं चल रहा था। वेदांत बोला, ठीक है, तो जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे करती जाओ। ईशिता हाँ में सर हिला देती है और लग जाती है अपने काम पर। वेदांत ईशिता को कुछ वक्त काम करते निहारता रहता है। जब उसे ख्याल आता है वो कर क्या रहा है तो वो तुरंत उससे नजरें हटा वहां से उठ जाता है और बालकनी में सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी हवेली में दो औरत और एक आदमी खड़े थे। उनका सर नीचे झुका हुआ था। उनके सामने एक औरत और आदमी बैठे थे। औरत के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो औरत अपने सामने खड़ी औरत को देख रही थी। वो गुस्से में बोली, ऐ शालिनी, तुझे पता नहीं है हम क्या कर सकते हैं? बता, तूने उसे कहाँ भगाया है? शादी का मंडप छोड़कर भागी है वो, हमारी इज्जत उछाली है उसने सबके सामने। हम उनको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे क्योंकि हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद थी, वरना आपकी फैमिली और हमारा कोई मेल जोल नहीं है। उनके सामने खड़ी औरत की आंखों में आंसू थे। वो जानती थी वो गरीब है, पर वो अपनी बेटी को ऐसे परिवार में नहीं सौंप सकती थी जहां औरत की इज्जत ना के बराबर हो, जहां औरतों को सिर्फ मर्दों के पैरों की जुत्ती समझा जाता हो। उसने अपनी बेटी को यहां से भगाया था, पर ये बात सिर्फ वो जानती है और कोई नहीं। वो अपने हाथ जोड़ बोली, मालकिन, जानते हैं हम, हमारा और आपके परिवार का कोई मेल जोड़ नहीं है, पर हमारी बेटी यह गुस्ताखी कर चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप प्लीज उसको माफ कर दीजिए। सामने बैठी औरत शालिनी को गुस्से में घूरने लगती है। वही शालिनी के पास खड़ी औरत शालिनी को देख दांत पिसते हुए बोली, आप अपना ये मुंह चलाना बंद करो। एक तो आपकी बेटी पहले ही भागकर हमें बदनाम कर चुकी है, जिसकी सजा हमें मिलने वाली है। पूरे गांव के सामने हमारा तमाशा बना दिया, अब आप उसके लिए माफी मांग रही हो। एक बार वो लड़की मिल जाए फिर उसको तो बस रे छोरी, बहुत हुई तुम्हारी खुसर फुसर, अब कान खोल के हमारी बात सुन लो तुम तीनों। सामने बैठा आदमी गुस्से में अपने सामने खड़े तीनों लोगों को देखते हुए बोलता है। कमला, जो शालिनी को खरी खोटी सुना रही थी, वो जल्दी से अपनी गर्दन झुका बोली, जी जी मालिक, आप हुक्म करें। सामने बैठे अमरचंद राठौड़ अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, अब जब भी वो छोरी हमको मिलेगी उसी दिन से वो हमारे बेटे की रखेल बनकर रहेगी। उसको इज्जत रास नहीं आ रही थी ना, तो अब वो बेइज्जत होकर तड़पती रहेगी, पर हमारी इज्जत उछालने का गुनाह जो उसने किया है उसकी इज्जत लुटकर हम उससे बदला लेंगे। अमरचंद की बात सुनकर शालिनी के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। वही कमला और उसका पति रंजन दोनों के होठों पर तिरछी स्माइल आ जाती है। शालिनी हाथ जोड़कर वही घुटनों के बल बैठते हुए बोली, नहीं मालिक, ऐसा मत करे, वो बहुत मासूम है, अनजाने में उससे गलती हो गई, उसको माफ कर दीजिए मालिक। आपके बेटे से तो गांव की और लड़कियां भी शादी करने के लिए तैयार है ना, आप उनसे शादी करवा दीजिए, हमारी बेटी को बख्श दे मालिक। सामने बैठी औरत जो अब तक शालिनी जी को देखे जा रही थी, वो गुस्से में खड़ी हो शालिनी के पास आती है और उसके बालों को पकड़ खींचते हुए बोली, ऐ शालिनी, हम तो तेरी बेटी को कभी इस घर की बहू मनाते ही नहीं, पर पता नहीं तेरी बेटी में ऐसा क्या था जो हमारे बेटे को पसंद आ गया, जो वो उसके पीछे पागल हो गया। एक बार वो मिल जाए बस, उसके बाद उसको मैं बताती हूँ ठाकुर परिवार की इज्जत उछालने की सजा क्या होती है। कुछ वक्त बाद वेदांत जब रूम में आता है तो वो देखता है ईशिता लैपटॉप गोद में रखे रखे सो गई थी। उसके बाल उसके फेस पर बिखरे हुए थे। वो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती किसी का भी दिल धड़का दे, पर वेदांत अपने दिल को जैसे पत्थर बना चुका था। वो तुरंत ईशिता से नजरें हटा लेता है। उसको अब अपने साथ हुआ धोखा याद आ रहा था। खूबसूरती ही तो थी वो जिसके पहले वेदांत पहले फिदा हुआ करता था। उसकी हर एक बात को पलक झपकते ही मान जाता था। धोखा खाया था उसने, और एक धोखा खाने के बाद दिल इतना जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता है। वेदांत का दिल उस लड़की को याद कर वापस कड़वाहट में भर जाता है और वेदांत अब ईशिता को देख गुस्से में पानी का मग उठा उसके चेहरे पर फेंक देता है।
ईशिता जल्दी से हड़बड़ाकर उठ जाती है और ऐसे उठने से उसकी गोद में रखा लैपटॉप नीचे गिर जाता है और वो टूटकर दो हिस्सों में बन जाता है। ईशिता अपने चेहरे से पानी साफ कर सामने देखती है तो वेदांत उसको ही घूर रहा था। ईशिता वेदांत को देख बोली, ये क्या हरकत है आपकी, हम पर पानी क्यों डाला आपने? वेदांत ईशिता को देख दांत पिसते हुए गुस्से में बोला, तुम यहाँ सोने आई थी या काम करने आई थी? एक तो पहले ही मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरकर उसको बर्बाद कर चुकी हो और अब यहाँ घोड़े बेचकर सो रही हो। वेदांत यह सब चिल्लाकर कहता है। ईशिता अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोली, तो यह सब आप धीरे से भी तो बोल सकते हो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैं बहरी नहीं हुई हूँ। वेदांत ईशिता को देखते हुए गुस्से में उससे घुरते जा रहा था। उसको इस वक्त ईशिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ईशिता उसकी बातों का उल्टा जवाब देकर उसको भड़का जो रही थी। वेदांत ईशिता को देखते हुए इस बार चिल्लाकर बोला, व्हाट द हेल, भूलो मत, तुम मेरे घर में खड़ी हो और ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकती हो, निकलो अब यहाँ से। ईशिता की आंखें नम हो जाती है। वेदांत का इस तरह खुद पर चिल्लाना उसको बहुत ज्यादा हट कर रहा था। वो इतना थक गई थी काम करते हुए, उसे खुद पता नहीं चला कब उसको नींद आ गई। अब आ गई तो इसमें चिल्लाने जैसा क्या है। ईशिता वो टूटा हुआ लैपटॉप उठाती है और उसको टेबल पर रखकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही वेदांत सोफे पर बैठ जाता है। उसको इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका सर फट रहा था। वो अपना सर पकड़ लेता है। उसने किसी और का गुस्सा ईशिता पर निकाल दिया, उसका एहसास उसको हो भी नहीं रहा था। वही ईशिता अपनी आंखों में आंसू लिए अपने रूम में आ जाती है और रूम को बंद कर अंदर चली जाती है। वो वॉशरूम में जाकर आईने के सामने खड़ी होती है और खुद को देखने लगती है। गिले बाल जो उसके चेहरे पर चिपके हुए थे, आंखों में हल्की नमी, मुंह फुला हुआ। ईशिता खुद को देखते हुए बोली, नहीं ईशिता, तुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई नहीं है तेरा जो तेरे दर्द से किसी को फर्क पड़ेगा। यहाँ सिर्फ तू एक सर्वेंट है तो अपनी औकात मत भूल। अगर एकडू अमीरचंद को अच्छा नहीं लगता है तो उनसे दूर रहेगी। अब से तू उनसे बात भी नहीं करेगी, समझी ईशिता? ईशिता खुद को आईने में देखते हुए बोले जा रही थी। फिर वो अपने गले में हाथ डाल एक लॉकेट बाहर निकालती है। लॉकेट को देख उसकी आंखें फिर से नम हो जाती है। वो उस लॉकेट को अपने सीने से लगा रोने लग जाती है। कुछ वक्त बाद वो रूम में आ जाती है। वो नीचे चटाई बिछाती है और उस पर सो जाती है। उसे नहीं थी मखमली बिस्तर पर सोने की आदत। वो सिंपल सीधी सादी सादगी से भरी लड़की थी जो हिंदी बहुत अच्छे से जानती थी, पर कुछ शब्द थे जो इंग्लिश के जानती थी, कम पढ़ी लिखी थी। वो ईशिता ऊपर सिमली को देखते हुए कुछ सोच रही थी। उसके मन में क्या चल रहा था यह पता लगाना मुश्किल था। वो एक साथ बहुत कुछ सोच रही थी। वही वेदांत अपना काम फिनिश कर स्टडी रूम से बाहर आता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम में जाते जाते उसके कदम रुक जाते हैं। वो बंद दरवाजे को देखता है। यह बंद दरवाजा ईशिता के रूम का था। कुछ वक्त तो वो वही खड़ा रहता है, फिर दरवाजे को एक नजर देख वो तेज कदमों से अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वो रूम में आकर फ्रेश होता है, फिर रूम में रखी ड्रिंक की तरफ बढ़ जाता है और एक वाइन की बोतल उठा लेता है। आज उसका दिल कड़वाहट से भरा था। बार बार उसको अपने साथ हुआ धोखा याद आ रहा था। वेदांत वाइन की बोतल को मुंह से लगा लेता है। उसकी आंखों के सामने एक सीन चलने लगता है। आस्तिक कहा ना, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो बस मेरी आंख में कचरा चला गया था तब वो निकाल रहा था। और ये क्या तुम्हें मुझ पर शक है? अपनी शिखा पर शक है तुम्हें? आस्तिक वेदांत सामने लगी चेयर पर बैठा था। वो इस वक्त अपनी कंपनी में था। आस्तिक अपने माथे पर हाथ रख अपना माथ सहलाते हुए बोला, शिखा, मैं तुम्हें किसी और के पास खड़ा तक नहीं देख सकता यार, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। प्यार करता हूँ मैं तुमसे इतना कि तुम्हारे एक बार कहने पर खुद को मार सकता हूँ, पर उसके साथ तुम्हें नहीं देख सकता मैं। और शक नहीं कर रहा मैं तुम पर, बस पूछ रहा हूँ। शिखा आस्तिक के गले में बाहें डालते हुए बोली, ओह है बेबी, अति ज्यादा सबसे ज्यादा खराब होती है, कभी नहीं करना चाहिए, पर मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो, तो इतने डरा मत करो तुम। इतना कहकर वो उसके गले लग जाती है। वेदांत झटके से अपनी आंख खोलता है और फिर से वाइन की बोतल अपने होठों से लगा लेता है। एक बार में पूरी बोतल वो गले में उतार देता है और बोतल वही गिरा देता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो गुस्से में दांत पिसते हुए बोला, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया शिखा, अब तुम देखो अति ज्यादा नफरत भी बर्बाद कर देती है। आ रहा हूँ जल्द ही पुरानी जिंदगी में लौटकर हिसाब बराबर करने और तुम्हें बर्बाद करने। धर्म पत्नी शिखा आस्तिक रजावत। लास्ट शब्द वेदांत काफी गुस्से में कहता है। वो गुस्से में फिर से एक और बोतल अपने होठों से सटा लेता है। वही आधी रात को इशिता रूम से बाहर निकलती है। इस वक्त पूरे विला में सन्नाटा पसरा हुआ था। इशिता गर्दन इधर उधर करते हुए चारों तरफ देखती है, वहां कोई नहीं था। इशिता अपने कदम वेदांत के रूम की तरफ बढ़ा देती है। वेदांत के रूम के सामने आकर वो अपने हाथ में रखा लेटर उसके रूम के सामने नीचे रख देती है और थोड़ा आगे खिसका दरवाजे के अंदर कर देती है। इशिता एक नजर रूम के दरवाजे को देखती है और वहां से नीचे की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर में वो विला के पीछे के दरवाजे के पास खड़ी थी जहां इस वक्त कोई नहीं था।
वो मुड़कर विला को देखती है, फिर दरवाजा खोल वहां से निकल जाती है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। इशिता इधर उधर देखते हुए खुद से बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें उन सब के हाथ नहीं लगना है, और स्टेशन किस तरफ होगा ये भी पता नहीं। मसूरी में इस वक्त ठंड थी और इशिता ने सिर्फ सूट पहन रखा था। घर के अंदर उसे ठंड का आभास तक नहीं हुआ, क्योंकि घर को बनाया ही ऐसे गया था। वहां का टेम्परेचर नॉर्मल रहता था। इशिता अपने दोनों हाथों को रब्बा करते हुए एक और बढ़ जाती है। अंधेरी रात के पसरे सन्नाटे में उसके कदमों के चलने की आवाज आ रही थी। वो चारों तरफ देखते हुए चली जा रही थी। बहुत वक्त वो चलती ही रहती है, उसको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जहां वो बैठ सके। उसको ठंड भी बहुत लग रही थी, वो ठंड में कांपने लगी थी। इशिता आगे बढ़ती जा रही थी। अब उसके पैरों ने साथ देना तक बंद कर दिया था, फिर भी वो जबरदस्ती आगे बढ़ती जा रही थी। 4 घंटे चलने के बाद आखिर में उसकी नजर अपने सामने स्टेशन पर पड़ती है। स्टेशन को देख इशिता के फेस पर लंबी स्माइल आ जाती है। वो स्टेशन को ही ढूंढ रही थी और उसकी मंजिल उसको स्टेशन की तरफ लेकर आ गई। इशिता अब जल्दी से स्टेशन के अंदर जाती है। इस वक्त स्टेशन पर कुछ ही लोग थे। इशिता चारों तरफ देखती है, उसके होंठ ठंड में नीले पड़ गए थे। वो अब ठंड में कांपने लगी थी। वो कुछ वक्त तक वही खड़ी रहती है। उसे नहीं पता था ट्रेन कब तक आएगी और कहाँ जाएगी, पर वो अब यहाँ से जाना चाहती थी। तभी उसकी उम्मीदों के मुताबिक एक ट्रेन आ जाती है जो मुंबई जाने वाली थी। वहां खड़े लोग जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। इशिता भी उस ट्रेन में चढ़ने लगती है। वो चढ़ पाती उससे पहले ही कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। इशिता पीछे पलटती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। इशिता हैरानी से अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी। उसके सामने वेदांत खड़ा था। वेदांत को यहाँ देख इशिता काफी हैरान थी। वो तो बड़ी सावधानी से वहां से निकल कर आई थी। वेदांत को कैसे पता चला? तभी ट्रेन चलने की आवाज सुनाई देती है। इशिता ट्रेन को देखती है जो अब उस प्लेटफॉर्म से जा रही थी। वो वेदांत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर दिया रही थी, पर वेदांत उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। देखते देखते ट्रेन वहां से चली जाती है। इशिता उदास आंखों से जाती हुई ट्रेन को देख रही थी। देखते देखते ट्रेन उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। वेदांत अब इशिता का हाथ पकड़ उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। इशिता वेदांत से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हाथ छोड़िए हमारा, और आप यहाँ आए कैसे? वेदांत इशिता की तरफ पलटता है और आंखें छोटी कर इशिता को घूरते हुए बोला, यह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो और कहाँ जा रही थी? इशिता इधर उधर देखने लग जाती है। पहले तो वो वेदांत को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, फिर वो बोली, हम जा रहे थे यहाँ से, हमें नहीं रहना आपके घर में। वेदांत नासमझी में इशिता को देखता है। वो बोला, अब यह भी बता दो क्यों जा रही थी, और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा करोड़ों का नुकसान करके यहाँ से जा सकती हो? इशिता वेदांत से अपना हाथ छुड़ा एक तरफ जाने लगती है। वो प्लेटफॉर्म पर लगी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। उसने वेदांत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। वेदांत यह देख कुछ वक्त उसको देखता रहता है। वेदांत अब आगे बढ़ इशिता को आवाज लगाते हुए बोला, घर नहीं चलना है क्या? यहाँ क्यों बैठी हो तुम? इशिता दूसरी तरफ देखने लगती है। वेदांत उसके पास आ गया था। वो उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। इशिता वेदांत को जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वेदांत यह देख हल्के गुस्से में बोला, जनरली तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, कुछ पूछा है जवाब दो। क्यों दे हम जवाब? हाँ क्यों दे? हम जा रहे हैं वहां से नहीं रहना हमें आपके घर। आप बहुत गुस्सा करते हो, हम पर चिल्लाते हो, अपना सारा गुस्सा हम पर निकालते हो, हमें बहुत बुरा लगता है। तो अब आप जाए यहाँ से, और हाँ जब हम पैसे वाले हो जाएंगे तब आपके सारे पैसे चुका देंगे। आपने हमारी मदद की इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेदांत इशिता की बात सुनकर इधर उधर देखने लगता है। उसने अपना गुस्सा इशिता पर निकाला था। उसकी तो कोई गलती नहीं थी। फाइल खराब की तो वो किसी को दिखाने के लिए की थी, ताकि उसको लगे कि ये डिजाइन अब काम की नहीं रही, और वेदांत ने उल्टा किसी और का गुस्सा उस पर निकाल दिया था। वो इशिता को देखता है जो मुंह फुलाए दूसरी तरफ देख रही थी। वो गुस्से में और ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। उसकी क्यूटनेस देख कुछ पल तो वेदांत की नजरें उस पर ठहर जाती है। वो इशिता को देखता रहता है। इशिता इन सब बात से बेखबर थी। वेदांत को अचानक कुछ याद आता है और वो अपनी नजरें इशिता से हटा लेता है और उसके पास बैठ जाता है। वेदांत इशिता को बिना देखे बोला, सारी गुस्सा किया इसलिए आगे से ऐसा नहीं होगा, अब घर चलो वरना। इशिता वेदांत की तरफ पलट जाती है। वो वेदांत को देख आईब्रो उठाते हुए बोली, वरना क्या आप हमें धमकी दे रहे हो? वेदांत इशिता को कुछ बोलता तभी उनके पीछे से आवाज आई, तो तुम यहाँ हो? कहा हमने तुम्हें नहीं ढूंढा। इशिता की आंखें हैरानी और डर से फैल जाती है। वो हल्का डर से कांपने लगती है। वेदांत इशिता को देख रहा था। वो पीछे पलट देखता है तो वहां 10 से बाहर आदमी खड़े थे, जिनके आगे एक आदमी और था। वो आदमी उनका लीडर लग रहा था। इशिता तो पलटकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। वो डर से अब बुरी तरह कांपने लगती है। वो वहां से खड़ी हो अब भागने लगती है। ए पकड़ो उसे, इस बार वो बचकर नहीं जानी चाहिए, पीछे खड़ा आदमी जोर से चिल्लाता है।
वेदांत शांत नजरों से सब कुछ देख रहा था। दो आदमी इशिता के पीछे दौड़ते हैं। इशिता पीछे देखते हुए आगे दौड़े जा रही थी। वो आदमी उससे काफी ज्यादा तेज दौड़ रहे थे। विदिता कोशिश कर रही थी और ज्यादा तेज भागने की, पर उससे भागा नहीं जा रहा था। वो आदमी अब उससे कुछ कदम की दूरी पर थे। तभी एक शांत मगर कठोर आवाज सबके कानों में गूंजती है, अगर इसको हाथ भी लगाया तो वो हाथ तुम्हारे शरीर पर नहीं होगा, इसलिए उसको हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। सभी अब उस तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ से आवाज आई थी। इशिता भी रुक जाती है, वो भी देख रही थी। वेदांत खड़ा इशिता को देख रहा था, उसके हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी। तभी उन सभी आदमी का लीडर वेदांत के सामने आते हुए बोला, ज्यादा जबान चलाया ना तो जबान खींच लूंगा, और ये लगती क्या है तेरी, हट हमारे रास्ते से, हमें हमारा काम करने दे। इतना कहकर वो वेदांत को हल्का धक्का दे देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक पल को वेदांत उसे जिंदा छोड़ भी देता, पर अब नहीं। वेदांत कपूर को उसने धमकी दी थी। वेदांत की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उधर जब इशिता यह देखती है तो वो डर जाती है। वो आदमी 10 से ज्यादा थे और वेदांत अकेला था। इशिता अपने दुपट्टे को हाथ में कसते हुए बोली, उनको कुछ मत करना, आपको हम चाहिए ना तो हम चलेंगे आपके साथ, पर उनको हाथ मत लगाना। वो आदमी इशिता को देख हल्का हंसते हुए बोला, ओह है तो ये बात है, अगर मालिक को पता चला तो तुम्हारा क्या हाल होगा, सोचा है तुमने? इशिता मालिक सुनकर ही डर से कांप जाती है। वेदांत गुस्से में उस आदमी को घूर रहा था। वो आदमी इशिता को पकड़ने लगे, तभी वहां एक जोरदार चिक गूंजती है। वेदांत ने अपने सामने खड़े आदमी को एक झटके में तोड़ देता है। वेदांत इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। इशिता अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसके पास खड़े आदमी अब वेदांत की तरफ उसको मारने जाते हैं। एक पल में वहां का माहौल बदल जाता है। वहां पर मारने की आवाज आ रही थी, मार किसको पड़ रही थी यह पता नहीं चल रहा था। कुछ वक्त बाद आवाज आनी बंद हो जाती है। वो आदमी वेदांत को घेरे खड़े थे, अब वो एक साथ सभी जमीन पर गिर जाते हैं। वेदांत अब भी उनको गुस्से में देख रहा था। इशिता आंखें फाड़े सामने देख रही थी। विद्युत अकेले उन सभी को बुरी तरह पिट रहा था। यह देख इशिता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो वहां खड़े बस देखे जा रही थी। तभी उसको अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस होती है। लोग देखता है वेदांत ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वेदांत को देख इशिता एक पल को डर जाती है। वेदांत अभी बहुत खतरनाक लग रहा है था। उसके सीरियस एक्सप्रेशन इशिता को अंदर तक डरा रहे थे। वेदांत अब उसको लेकर जाने लगता है। इशिता उसके साथ खींची चली जा रही थी। उससे तो बोला क्या ही नहीं जा रहा था। वो जहां से जा रही थी अब वो वापस वेदांत के साथ वही वापस जा रही थी, और उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वेदांत उसको गाड़ी में पैसेंजर सीट पर भी बैठा देता है और दूसरी तरफ खुद आकर बैठ जाता है। अभी सुबह के 5 बज रहे थे। 1 घंटे पहले वेदांत सोकर उठा था। उठते ही वो फ्रेश होकर जिम के लिए जा रहा है था, तभी उसके पैर के नीचे इशिता का रखा लेटर आ जाता है। वेदांत लेटर देख उसको ओपन करता है। मिस्टर अकदू अमीरचंद, आप सच में बहुत बुरे हैं, सब बुरे हैं, यहाँ कोई अच्छा नहीं। यहाँ हम जहाँ पहले थे ऐसे ही वहाँ सब हम पर चिल्लाते थे, वहाँ से निकल आए, फिर आप मिले और आप तो उनसे भी बुरा चिल्लाते हो। हमें नहीं रहना आपके साथ, हम जा रहे हैं अब यहाँ से, बाय बाय। वेदांत लेटर देख हैरान रह जाता है। इशिता चली गई है। उसको अपने दिल में अजीब सा खालीपन लगता है, जिसे को वो समझ पाना उसके लिए मुश्किल था। वो अपने कदम इशिता के रूम की तरफ बढ़ा देता है। उसे रूम में कोई नहीं मिलता है। वेदांत को अब यकीन हो जाता है इशिता यहाँ नहीं है। वो रूम से निकल किसी को कॉल लगता है। सामने से कॉल रिसीव होते ही विद्युत बोला, मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर उस लड़की की लोकेशन चाहिए। पूरा मसूरी छान मारो, पर 10 मिनट में मुझे उसकी लोकेशन सेंड करो। सामने वाला समझ नहीं पाता वेदांत किस लड़की की बात कर रहा है। वो वेदांत से कुछ पूछता उससे पहले वेदांत बोला, मैं इशिता का कह रहा हूँ। वो ओके सर कहकर कॉल कट कर देता है। वेदांत सभी को इशिता को ढूंढने लगा देता है और खुद भी निकल जाता है। और 10 मिनट में उसको इशिता की लोकेशन मिल जाती है और वो स्टेशन चला जाता है। इशिता वेदांत को देखती है जो काफी गुस्से में था। वेदांत को देख इशिता अपना सलाइवा गटकती है और सीट पर सिकुड़ कर बैठ जाती है। वेदांत कुछ वक्त में घर आ जाता है और गाड़ी से उतर बाहर निकलता है। इशिता एक राहत की सांस लेती। वेदांत काफी फास्ट कार चला रहा था। वो डर रही थी अब जब कार रुकती है तो उसकी जान में जान आती है। वो ऊपर देख बोली, ओह माँ, माता जी बच गई आज, वरना यही लग रहा था मैं अभी आपके पास आने वाली हूँ। वो बातें करने में बिजी थी कि वेदांत उसकी साइड का दरवाजा खोलता है और उसका हाथ पकड़ उसको अंदर लेकर जाने लगता है। इशिता वेदांत को कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि इस वक्त वेदांत काफी गुस्से में लग रहा था। वो अंदर आते हैं। सावित्री अभी रूम से निकल किचन की तरफ जा रही थी। वेदांत को इतने गुस्से में देख वो रुक जाती है। वो इशिता को देखती है जो उसके साथ खींचे चले जा रही थी। इशिता डरी हुई थी। वेदांत सीधा उसे उसके रूम में लेकर जाता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज से इशिता 2 कदम पीछे हो जाती है। वेदांत इशिता को घूर कर देखता है।
इशिता गर्दन झुकाए खड़ी थी, हर वक्त चरमराने वाली इशिता की बोलती बंद हो चुकी थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। वेदांत इशिता को देख कठोर आवाज में बोला, अब बोलो, ऐसे बिना बताए क्यों गई थी? इशिता वेदांत को देखती है जो नॉर्मल आवाज में बोल रहा था पर अभी भी गुस्से में था। वो डरते हुए बोली, वो हमने बताया था आपको। वेदांत आगे बढ़ते हुए बोला, क्या बताया था? जो पहले बताया था वो फिर भी बता सकती हो। वेदांत को आगे आते देख इशिता पीछे जाने लगती है। वो पीछे कदम लेते हुए बोली, आप हमें डरा रहे अब्दुर्राम नाम है मेरा। हाँ तो हमने कब कहा आपका नाम नहीं है? तो इस नाम से मुझे क्यों बुलाती हूँ? आप पर सूट करता है और आप हमेशा अकड़ में रहते हैं। मुझे कब से इतना जानने लगी? जब से यहाँ आई हूँ तब से। अभी तुम्हें आए 6 दिन हुए हैं, तो एक दिन काफी होता है जानने के लिए। इशिता पीछे होती जा रही थी और वेदांत लगातार अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। वेदांत अब नॉर्मल हो चुका था, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो चुका था। पता नहीं क्यों पर वेदांत को उन आदमियों पर बहुत गुस्सा आया। वो इशिता को ले जाना चाह रहे थे और यह उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इशिता अब पीछे नहीं हो पाती, वो वाल से सट चुकी थी। वो साइड से जाने लगी, उससे पहले वेदांत वाल पर हाथ टिका उसको रोक लेता है और इशिता की तरफ झुककर खड़ा होता है। इशिता उसकी हाइट से कुछ छोटी थी, वो उसके कंधे तक ही आती थी। वेदांत इशिता की आंखों में देखता है, वो उसकी आंखों में फिर से खोने लगा था। इशिता की आंखें फिर से उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वही इशिता घबरा रही थी। वेदांत उसके इतने करीब जो था, वो वेदांत और खुद के बीच दूरी बनाते हुए पैर की अंगुलियों को पीछे खिसका पंजों के बल खड़ी हो जाती है। वो वेदांत से थोड़ी दूरी बना लेती है। ये आप क्या कर दिया रहे हो? हटिए ना। वेदांत इशिता की आवाज सुन अपने ख्यालों से बाहर आता है। क्या कर रहा हूँ? इशिता सकप कर जाती है। वो अपनी नजर वेदांत से हटाते हुए बोली, वो आप इतने करीब है, हमें अजीब लग रहा है, हटिए ना। वेदांत इशिता से हल्का दूर हुआ हो जाता है। इशिता एक गहरी सांस लेती है जैसे किसी कैद से आजाद हुई हो। तभी वेदांत बोला, अब मेरी बात कान खोलकर सुनो, तुम मेरे यहाँ काम करती हो, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। अगर वो लोग आज तुम्हें पकड़ लेते तो फिर करनी पड़ती जबरदस्ती शादी उस शख्स से। इशिता अपनी गर्दन झुकाते हुए बोली, पर आपने हम पर चिल्लाया, सभी हम पर चिल्लाते रहते हैं और आप भी चिल्लाए। वेदांत इशिता को देखता है जो बच्चों के जैसे चेहरा लटकाए खड़ी थी, वो बिल्कुल बच्ची लग रही थी। वो मन में बोला, शरीर से बड़ी हुई है पर है अभी बच्ची ही। मेरा चिल्लाना इतना बुरा लगा कि घर छोड़कर चली गई। वेरी बैड। वेदांत कठोर आवाज में बोला, हाँ तो हरकत ही तुम चिल्लाने वाली करती हो तो क्या करता? अब चुपचाप जाओ, फ्रेश हो जाओ और आइंदा से जाने का सोचना मत। पर हम सारी उम्र यहाँ थोड़ी रहेंगे, आप शादी करोगे तो? शादी का नाम सुनते ही वेदांत गुस्से में आ जाता है। वेदांत की दुखती रग पर इशिता ने हाथ रख दिया था। वो गुस्से में इशिता की बाजू पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मेरे सामने कभी यह नाम भी मत लेना और मैं कभी भी शादी नहीं करने वाला, कभी नहीं, समझ आया? इशिता के कंधे पर दर्द हो रहा था। वेदांत ने काफी कसकर उसका कंधा पकड़ रखा था। इशिता वेदांत का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए बोली, आप हमें दर्द पहुंचा रहे हो अकच्चन। वेदांत इशिता के चेहरे पर दर्द देख उसके हाथ को छोड़ देता है और रूम से जाते हुए बोला, याद रखना अभी जो मैंने कहा और ऐसी हरकत मत करना कि मुझे तुम पर चिल्लाना पड़े और तुम फिर से घर छोड़कर चली जाओ। इशिता मुंह बना वेदांत को जाते हुए देखती रहती है। वो मद में बोली, कितना गुस्सा करते हैं ये, हमेशा ज्वालामुखी की तरह फटते रहते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना, वगैरह वगैरह, ना जाने क्या क्या हो। इशिता बेड पर आकर बैठ जाती है। अब वो उन आदमियों के बारे में सोचने लगती है। आज वो उनके हाथ लगते लगते मुश्किल से बची। अगर वो उसे पकड़ लेते तो क्या होता उसका, यह सोचकर वो एक बार डर जाती है। वेदांत इस वक्त अपने ऑफिस में था। उसके सामने विजय खड़ा था। विजय को देख वेदांत बोला, इतने दिन बाद याद आई है मेरी। विजय जो दिखने में काफी हैंडसम था, ब्लैक शर्ट और व्हाइट पैंट पहने काफी ज्यादा स्टाइलिश और डेसेंट लग रहा था। जेल से सेट बाल उसको मैच्योर लुक दे रहे थे। विजय वेदांत को देख मुंह बनाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी मिस्टर वेदांत कपूर, हमने आपको याद तो कर लिया पर आपने हमें याद करने या मिलने तक की जहमत नहीं उठाई। इतने रूड कैसे बन सकते हो तुम? वेदांत विजय को शांत नजरों से देख रहा था। वेदांत कपूर खानदान का सबसे बड़ा बेटा था। कपूर खानदान विश्वास कपूर, ये वही है जिन्होंने इशिता की मदद की थी। आसितक को हॉस्पिटल पहुंचाने में उनका खुद का बेटा मारा गया था, जो एक मिस्ट्री है जो आगे पता चलेगी। आसितक की शक्ल बिगड़ गई थी, वो बहुत भदा दिखाई दे रहा था और डॉक्टर ने सर्जरी करने को कहा था। विश्वास ने आसितक का चेहरा नहीं देखा था कि तो वो अपने बेटे का चेहरा डॉक्टर को दे देते हैं और उसके बाद आसितक वेदांत कपूर के नाम से जाना जाने लगा। विश्वास ने आसितक को अपना बेटा बना लिया।
इशिता ने उस वक्त आसितक को नई जिंदगी दी थी और यही सबसे बड़ा रीजन है कि लड़कियों से बेहद नफरत करने के बाद भी आसितक वेदांत इशिता को अपने घर में रहने दे रहा था। विजय वेदांत के चाचा अर्णव कपूर का बेटा था और वेदांत से 1 साल छोटा था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वेदांत विजय की बात सुनकर रूड आवाज में बोला, काम इतना हो गया है कि वक्त नहीं मिल पाता, घर पर सब कैसे है? विजय वेदांत को देखते हुए, सब ठीक है, बड़ी माम तुम्हें बहुत मिस करती है, घर कब आ रहे हो? वेदांत चेयर से उठ जाता है। उससे बड़ी माम नाम सुनकर अपनी माँ याद आ गई थी। वो उस दिन के बाद अपनी माँ से नहीं मिला, खबर रखता था वो बीमार रहती है और वेदांत एक बार भी जाकर खुद को जन्म देने वाली माँ से नहीं मिल पाया। वेदांत के चेहरे पर अजीब सा दर्द था। वो जल्द ही अपने दर्द को छुपा लेता है। वो केबिन में बनी बड़ी सी वाल के पास जाता है। उसके दोनों हाथ पेंट पॉकेट में थे। वो बाहर की तरफ देखते हुए बोला, उनसे कहना मैं जल्दी आ रहा हूँ, एक बार यहाँ का काम पूरा हो जाए। विजय वेदांत को देखते हुए बोला, वैसे बताओगे कब खत्म हो रहा है तुम्हारा काम? क्योंकि अब मैं अकेला कोलकाता नहीं जाने वाला, जाते ही मुझे मार पड़ेगी और हर बार की तरह इस बार में मार नहीं खाने वाला, समझ आया? वेदांत पीछे पलट आईब्रो उचकाते हुए बोला, वैसे तुझे नहीं लगता है तू कुछ ज्यादा ही निडर हो गया है? विजय वेदांत की बात सुनकर सकपका जाता है। वो वेदांत से डरता था। कुछ वक्त दोनों इधर उधर की बात करते हैं। वहीं एक विला में एक लड़की लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी। उसने व्हाइट कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो लड़की काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसके पास एक औरत थी जिसको वो सूप पिला रही थी। वो औरत बीमार लग रही थी। और बीमार हो भी क्यों ना, जब एक जवान बेटे की मौत की खबर मां को मिलती है तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। और अश्मिता का तो सब कुछ उसका बेटा ही था। अपने बेटे में ही उसकी दुनिया बसती थी। पति तो उसका पहले ही उसको छोड़ गया था। वो जी रही थी तो अपने बेटे के सहारे और 1 साल पहले उसका बेटा भी उसको छोड़ गया। अश्मिता जी किसी के साथ नहीं बात करती थी। बस एक शख्स था जिसकी बातों का वो जवाब देती थी और वो थी शिखा, उनके बेटे की पत्नी शिखा आस्तिक रजावत। ये औरत आस्तिक की मां थी जो अपने बेटे की मौत के बाद बीमार रहने लगी थी। उनको देख यही लग रहा था वो ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रहने वाली है। शिखा उनको सूप पिलाते हुए मन में बोली, ये बुढ़िया सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए बैठी है। पहले पता होता कि सब कुछ इसके नाम है तो उस आसितक को पहले नहीं मारती, पर ये उसके मरने के बाद पता चला और अब ये चिंता जलने वाली है, पर प्रॉपर्टी पर कुंडली मारकर बैठी है। तभी अश्मिता शिखा को हाथ दिखा रोक देती है। शिखा मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी थोड़ा सा और बचा है, पी लीजिए, आप इसके अलावा और कुछ खाती भी नहीं हो। अश्मिता जी धीमी आवाज में बोली, खाकर क्या करेंगे हम, किसके लिए खाए? एक बेटा था भगवान को, वो भी हमारे पास अच्छा नहीं लगा। जो हुआ माँ जी उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आसितक जी हमें छोड़कर चले गए, पर वो आपको ऐसे देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा। शिखा अश्मिता जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको बहुत दुख हो रहा था। इस वक्त वो बिल्कुल बेचारी बनकर बात कर रही थी। अश्मिता जी शिखा से कुछ भी नहीं कहती है। कुछ वक्त बाद शिखा उनको उनके रूम में छोड़ आती है और उनको नींद की दवा देकर बाहर आ जाती है। वो सीधे वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है जो आसितक का रूम था। वो दरवाजा बंद कर पीछे पलटती है कि कोई उसको दरवाजे से सटा देता है और उसके होठों पर होठ रख उसको किस करने लगता है। वेदांत इस वक्त अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने लैपटॉप पर अपने रूम का सीन चल रहा था जिसे देख उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो लैपटॉप को बहुत जोर से बंद कर देता है और केबिन से बाहर निकल जाता है। विजय घर आ गया था। इस वक्त वो अपने रूम में था। वो वेदांत के घर ही आया था और इस बार वो वेदांत को लिए बिना नहीं जाने वाला था। इशिता आज खाना बनाकर वापस रूम में चली गई थी। उसको अब तक विजय ने नहीं देखा था। कुछ वक्त बाद वेदांत भी घर आ गया था। ना चाहते हुए भी आते ही उसकी नजर इशिता के रूम की तरफ चली जाती है। रूम का दरवाजा बंद था। वेदांत अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा देता है। इशिता किचन में थी। वो और कामाक्षी खाना बना रही थी। कामाक्षी इशिता को देख बोली, आज आपने फिर से सर को गुस्सा दिलाया। इशिता, आपको उनसे डर नहीं लगता? इशिता पुड़िया तलते हुए हंसते हुए बोली, क्यों, वो कौन सा कोई भूत है जो मैं उनसे डरूं? और वैसे भी इशिता भारद्वाज किसी से नहीं डरती है। कामाक्षी इशिता को देख हल्का हंस बोली, हाँ देखा था हमने, जैक को देखकर जो आपकी हालत हुई थी वो हम भूले नहीं है। इशिता का पोपट बन जाता है। वो अब कुछ भी नहीं बोलती है। कुछ वक्त बाद दोनों खाना टेबल पर लाकर सेट कर देती है। उसे कामाक्षी ने बता दिया था कि वेदांत का भाई आया हुआ है। इशिता ने अपना काम निपटा दिया था। वो अब किचन की तरफ चली जाती है। उसे काफी भूख लगी थी। अब तक उसको पता नहीं था उसको खाना कहाँ खाना है, क्योंकि पहले उसको खाना कमरे में मिलता था और कल वेदांत के कहने पर वो वहां बैठकर खाना खाने लगी थी। अब वो कहाँ खाए उसे समझ नहीं आ रहा था और खाने की खुशबू से उसको और तेज भूख लग रही थी। वो मन में बोली, अब हम खाना कहाँ खाए, हमें भूख लगी है। कामाक्षी भाभीसा को पूछे क्या? नहीं, वो तो अब्दू अमीरचंद को खाना खिलाएगी। पहले एक काम करते हैं, हम यही बैठकर खा लेते हैं।
इशिता प्लेट में खाना निकालती है और वही किचन में नीचे ही बैठ जाती है। सबसे पहले वो खाने को देख हाथ जोड़ती है और फिर खाने पर टूट पड़ती है। वेदांत और विजय भी खाना खाने आ जाते हैं। विजय खाने की खुशबू लेते हुए बोला, वाह क्या खुशबू है, आज तो खाना खाकर मजा आ जाएगा। वेदांत किचन की तरफ देखता है पर वहां भी उसे वो दिखाई नहीं देता हूँ जिसे वो देखना चाह रहा था। कामाक्षी दोनों को खाना परोसने लगती है। वेदांत कामाक्षी से पूछना तो चाहता था कि इशिता कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो फिर से घर छोड़कर चली गई, पर वो पूछ नहीं पाता है। दोनों खाना खाने लगते हैं। विजय को खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो खाने को मजे से खा रहा था। वेदांत जब खाने की पहली बाइट खाता है तो खाते ही उसको पता चल जाता है खाना किसने बनाया है। उसने इशिता का बनाया खाना एक बार ही खाया था पर इस एक बार में ही वो खाने का टेस्ट अच्छे से समझ गया था। वो अपनी नजरें एक बार और सब जगह दौड़ता है पर इस बार भी उसको कहीं पर इशिता नहीं दिखाई देती है। विजय वेदांत को देख रहा था। वो बोला, क्या हुआ, आप किसी को ढूंढ रहे हो? कामाक्षी विजय की बात सुनकर वेदांत को देखने लगती है। वेदांत विजय को एक नजर देख उसको इग्नोर कर देता है और कामाक्षी से बोला, एक गिलास दूध मिलेगा? कामाक्षी हाथों में सर हिला बोली, जी अभी लेकर आती हूँ। कामाक्षी जाती उससे पहले ही वेदांत बोला, आज तुम अकेली क्यों हो? कामाक्षी रुक जाती है। वो वेदांत को देख सिर झुका लेती है। वेदांत खाना खाने लग जाता है। कामाक्षी बोली, वो सावित्री ताई तो 2-4 दिन के लिए अपने घर गई हैं, उनकी बहन आई हुई है इसलिए वो आपको बताकर जाने वाली थी पर आप ऑफिस चले गए। वेदांत हमें जवाब देता है। वो कामाक्षी के आगे बोलने का वेट कर रहा था। कामाक्षी कुछ कहती उससे पहले किचन से खांसने की आवाज आने लगती है। तीनों किचन की तरफ देखने लगते हैं। विजय बोला, क्या यहाँ कोई और भी है? वेदांत किचन की तरफ देख रहा था। कामाक्षी विजय को देख बोली, अंदर इशिता है ना, तो वही है, हम देखते हैं। विजय जाती हुई कामाक्षी को देखने लगता है। उसने कामाक्षी और सावित्री को देखा था, वो कभी कभार यहाँ आया था। ये इशिता कौन है? वो वेदांत को देख बोला, भाई ये कौन है, क्या न्यू सेफ रखा है आपने? वेदांत अब किचन से नजर हटा विजय को देखता है और खाना खाने लगता है। वो हमें सर हिला देता है। विजय किचन की तरफ देखने लगता है। कुछ वक्त बाद इशिता हाथ में दूध का गिलास लेकर आ रही थी। सिंपल सूट पहने जो कामाक्षी का था और बालों की चोटी बनाए हुए जो उसकी कमर से नीचे तक आ रही थी। कुछ बाल चोटी से बाहर निकले हुए थे। मासूम चेहरा और उस पर बिखरी वो मासूमियत उसको और ज्यादा मासूम बना रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कमर पर दुपट्टा बांध रखा था उसने। वो दूध का गिलास वेदांत के पास लाकर रखते हुए बोली, आपका दूध। विजय और वेदांत दोनों एक साथ इशिता को देखते हैं। वेदांत को जो इतनी देर से बेचैनी हो रही थी इशिता को देखते ही शांत हो जाती है। उसका दिल सुकून से भर जाता है जैसे वो इसी सुकून की तलाश में था। इशिता विजय को देख रही थी। विजय भी उसको ही देख रहा था। विजय के होठों के पास उसका हाथ था। वो खाने की बाइट खा रहा था जो अब भी उसके हाथ में थी और उसका मुंह खुल हुआ था। वो इशिता को देखने में पूरा खो गया था। इशिता विजय को अजीब नजरों से देख रही थी। वो अब वहां रखा चिली सॉस उठाती है और विजय की तरफ बढ़ जाती है। वेदांत अब विजय को देखता है। उसको ऐसे इशिता को देखता पाकर उसको अच्छा नहीं लगता है। वो इशिता को देखता है जो विजय के खुले मुंह में चिली सॉस डाल रही थी। वेदांत यह देख निराशा में गर्दन हिला देता है। उसने अपना खाना खत्म कर लिया था। इशिता अपना काम पूरा कर चिली सॉस वापस टेबल पर रखती है और विजय के कंधे को थपथपाती है। कंधा थपथपाने की वजह से विजय होश में आता है और हो गया श्यापा। वो जल्दी से हाथ बड़ा पानी देखने लगता है। उसका मुंह बहुत जल रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। हाथ हिलाते हुए वह मुंह को हवा दिए जा रहा था। इशिता विजय की ऐसी हालत देख हंसने लगती है। हंसी तो वेदांत को भी आ रही थी पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। चिली सॉस बहुत ज्यादा तीखा था। विजय का मुंह बुरी तरह जल रहा था। आखिर में उसके हाथ पानी का जग लगता है और वो पानी गिलास में डालने तक की जहमत नहीं उठाता है और सीधा पीना स्टार्ट कर देता है। वो एक सांस में आधे से ज्यादा पानी पी गया था। विजय हौंफते हुए बोला, भाई ये अचानक खाने में इतनी मिर्ची किसने डाली? वेदांत इशिता को देखता है जो अब ऐसे खड़ी थी जैसे उसने कुछ किया भी ना हो। वो वेदांत की तरफ नामे सिर हिलाती है। वेदांत इशिता को देख विजय को देखते हुए बोला, खाने में तो नॉर्मल मिर्ची थी, तुम्हें इतनी ज्यादा कैसे लगी? विजय को खुद समझ नहीं आ रहा था। लास्ट बाइट तो उसने खाई नहीं थी, फिर इतनी ज्यादा मिर्ची कैसे हो सकती है? अब उसकी नजर अपनी साइड खड़ी इशिता पर जाती है जो बारी बारी पलके झपकाते हुए उसको देख रही थी। वो बहुत इनोसेंट लग रही थी। विजय इशिता की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये है आपकी न्यू सेफ, काफी ज्यादा मासूम और खूबसूरत है ये। वेदांत विजय को घूरने लगता है। वो अभी इशिता को देख रहा था। इशिता भी विजय को घूरने लगती है। तभी वेदांत की कठोर आवाज सुनाई देती है, तुम्हें उससे क्या? विजय का मुंह बन जाता है। कुछ वक्त बाद वहां का सारा काम खत्म कर इशिता अब अपने रूम में जाने की बजाय ऊपर टेरेस पर चली जाती है।
वो वहां ताजी हवा खाने आई थी, उसको चांद देखना बहुत अच्छा लगता था। वो टेरेस पर आती है तो देखती है पहले से वहां कोई है, अंधेरा था तो उसको सही से दिखाई नहीं दे रहा था वहां कौन है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, हल्की चांद की रोशनी में अब उसको उस शख्स का चेहरा दिखाई देता है। वो वेदांत था जो यहाँ बैठा ड्रिंक कर रहा था। ड्रिंक करना अब उसकी एक आदत बन चुकी थी। इस वक्त भी वो वही बैठा बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसे भी चांद देखना अच्छा लगता था। वो साथ में चांद को देख रहा था और साथ में ड्रिंक कर रहा था। वेदांत को देख इशिता उसके सामने जाकर बैठ जाती है। उसको यहाँ देख वेदांत आईब्रो उचकाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को, सोना नहीं है क्या? इशिता अपने दोनों पैर चेयर पर रख आलती पालती मार लेती है और चांद को देखते हुए बोली, नहीं नींद नहीं आ रही थी तो हम चांद देखने आ गए, और वैसे भी हम रात को गांव में बाहर सोते हैं तो अंदर सोने की आदत नहीं है हमें। तुम रात को बाहर सोती हो बिना एसी के, वो भी इतनी गर्मी में? वेदांत हैरानी से इशिता को पूछता है। उसे ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी, इतनी गर्मी में बाहर सोना। इशिता चांद को देख हल्का हंसती है, फिर वेदांत को देख बोली, क्यों हम बाहर क्यों नहीं सो सकते? और एसी ये नहीं है हमारे गांव में, ना हमें आदत है इनकी, और बाहर सोकर ना बहुत अच्छा लगता है। रात को आपको पूरे आसमान में टिमटिमाते चांद तारे नजर आते हैं, बहुत खूबसूरत दृश्य होता है, ये आपने कभी देखा है? ये वेदांत ऊपर देखने लगता है जहां अब चांद तारे दिखाई देने लगे थे। सारे नहीं पर आधे अभी दिखाई देने लगे थे, वो भी खूबसूरत लग रहे थे। पर जब पूरे आसमान में सितारे होते हैं, एक तरफ चांद, आधी रात का नजारा बहुत खूबसूरत होता है। वेदांत ऊपर देखते हुए बोला, हाँ बहुत बार देखे हैं पर मैं बाहर नहीं सोता। आपको भी पसंद है देखना? हाँ है। तो आप ये देखते हुए शराब क्यों पी रहे हो? गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेना अच्छी बात नहीं होती। इशिता चांद को एकटक देखते हुए कहती है। वेदांत की नजर इशिता पर चली जाती है जो चांद की रोशनी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। गुस्ताखी करती उसकी जुल्फे जो बार बार उसके चेहरे पर आती जा रही थी और वो बार बार उनको पीछे कर रही थी। वेदांत कुछ वक्त तक तो इशिता के चेहरे में खो जाता है। वो वैसे ही खोए हुए बोला, कुछ गम ही ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाना बहुत मुश्किल होता है, और ना चाहते हुए भी हमें शराब का सहारा लेना पड़ता है। इशिता की नजर वेदांत पर चली जाती है और दोनों की आंखें टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। कुछ वक्त तक दोनों की आंखों में देखने का सिलसिला ऐसे ही चलता है। अचानक वेदांत अपनी नजरें इशिता के चेहरे से हटा लेता है और वहां से एक तरफ चला जाता है जहां पर काउच लगा हुआ था। एक नहीं दो काउच थे वहां पर। वेदांत जाकर उस काउच पर लेट जाता है। इशिता भी चांद को देखने लग जाती है। दोनों चांद को देखे जा रहे थे। दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे। एक को अपना परिवार छोड़कर आना पड़ा, वहीं दूसरे को अपने प्यार से धोखा मिला। दोनों के दिल में दर्द था और उस दर्द का मरहम भी दोनों ही थे। कब उनका यह दर्द खत्म होगा यह तो वक्त बताता। वेदांत कुछ वक्त बाद अपनी नजर घुमा इशिता को देखता है तो इशिता बैठे बैठे ही सो गई थी। वो चेयर पर बैठी थी, उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। वेदांत कुछ वक्त तो उसको देखता है, फिर खड़ा हो इशिता की तरफ चला जाता है। इशिता का मासूम चेहरा सोते वक्त और भी खूबसूरत लग रहा था। वेदांत इशिता को गोद में उठा लेता है। उसके गोद में उठाते ही इशिता एक बच्चे के जैसे वेदांत से लिपट जाती है। उसके ऐसे करने से वेदांत को अलग ही एहसास होता है। वेदांत कुछ वक्त उसको देखता रहता है, फिर उसको लेकर नीचे की तरफ बढ़ जाता है। वो इशिता को उसके रूम में लेकर आता है और बेड पर आराम से लेटा देता है। इशिता ने उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। वेदांत उसकी मुट्ठी को धीरे से अलग करता है और उसका हाथ बेड पर रख उसको ब्लैंकेट से कवर कर जाने लगता है। तभी उसके कानों में इशिता के बदबदाने की आवाज सुनाई देती है, माँ वो बहुत बुरे हैं, वो हमें बहुत गंदी नजरों से देखते हैं, हमें नहीं करनी उनसे शादी। वेदांत पीछे पलट इशिता को देखता है जिसके चेहरे पर दर्द उभरा हुआ था। वेदांत को इशिता की बात सुनाई नहीं देती है। वो उसके करीब चला जाता है और उसका सर सहलाने लगता है। इशिता कुछ वक्त वैसे ही बड़बड़ाती रहती है। कुछ वक्त में उसका बदबदाना बंद हो जाता है। जब वो आराम से सो जाती है तब वेदांत उसके रूम से चला जाता है। वो अपने रूम में आकर सीधा बेड पर लेट जाता है। आज उसकी यादों में वो पुराना चेहरा नहीं था। बार बार उसकी आंखों के सामने इशिता का मासूम चेहरा आ रहा था। वो उसके ख्यालों में नहीं आना चाह रहा था, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। और कब जाकर उसको नींद अपने आगोश में ले लेती है उसको पता नहीं चलता है। वो आज सुकून की नींद सो रहा था। जैसे वो आज सो रहा था वैसे वो पिछले 1 साल में शायद ही कभी सोया होगा। अगली सुबह इशिता कसमसाते हुए आंखें खोलती है। खुद को रूम में पाकर वो सोच में पड़ जाती है। वो तो टेरेस पर थी तो नीचे कैसे आ गई? वो मन में सोचते हुए बोली, शायद अकदू अमीरचंद लेकर आए होंगे। इशिता उठकर बैठ जाती है। वो नहाने के लिए कपड़े लेने कबर्ड के पास जाती है, पर उसके पास तो कपड़े नहीं थे। वो कामाक्षी के कपड़े पहन रही थी जो उसे फिट नहीं आ रहे थे, उसके साइज से बड़े भी थे। कामाक्षी इशिता के मुकाबले थोड़ी हेल्दी थी। इशिता मुंह बनाते हुए अंदर रखे कामाक्षी के सूट को देखते हुए बोली, हम ऐसे भाभी सा के कपड़े कितने दिन पहनेंगे? हमें हमारे लिए कपड़े लाने चाहिए।
पर हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, क्या हम एक अमीरचंद से ले? नहीं नहीं, वो पहले ही हमें अपने घर में रहने दे रहे हैं, वो बहुत है, हम उनसे कैसे ले? इशिता खुद से ही बात करने में उलझी हुई थी। वो कुछ वक्त तक खुद के सवालों के खुद ही जवाब देती रहती है, फिर कुछ सोच रूम से निकल जाती है। अभी उसके बाल बिखरे हुए थे, उसको देख ही पता चल रहा था वो अभी अभी सोकर उठी है। वो सीधे वेदांत के कमरे में चली जाती है और जाते ही है सामने का नजारा देख उसकी चीख निकल जाती है। वेदांत जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख पैर से दरवाजा बंद कर इशिता को दरवाजे से सटा देता है। दोनों बहुत करीब थे। इशिता का चेहरा वेदांत के सीने में छुपा हुआ था। वो आंखें बड़ी बड़ी किए वेदांत के चेहरे को देख रही थी, वही वेदांत इशिता की आंखों में देख रहा था। वेदांत ने इस वक्त अपनी कमर पर ब्लैक टॉवल लपेटा हुआ था, उसके ऊपरी शरीर पर कुछ भी पहना हुआ नहीं था। वो अभी अभी शावर लेकर बाहर आया था, उसके ऊपरी बॉडी पर पानी की बूंदें अब भी चमक रही थी। इस वक्त वो बहुत हॉट लग रहा था। कोई भी लड़की इस वक्त उसे देखती तो पहली बार में ही उसकी दीवानी हो जाती। इशिता के हाथ वेदांत के सीने पर थे, वेदांत उसके मुंह पर हाथ रखे हुए था। वो बोला, जंगली लड़की, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? और तुम ऐसे बिना नॉक किए मेरे रूम में कैसे आ सकती हो? बोलो, अब चुप क्यों हो? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, अब बोलो भी, तुम बोल आए है। वेदांत जल्दी से इशिता के मुंह से अपना हाथ हटाता है और अपने हाथ को देखता है जहां इशिता के दांतों के निशान थे। यार तुम सच में जंगली बिल्ली हो, ऐसे कौन काटता है? इशिता वेदांत को घूरते हुए उसको खुद से दूर करते हुए बोली, हाँ तो मुंह पर हाथ रख रखा है और बोलने को कह रहे हो, मैं कैसे बोलती बताओ? वेदांत बेड की तरफ जाकर अपने कपड़े उठाते हुए बोला, हाँ तो अब बताओ मेरे रूम में क्या कर रही हो? तुम जानती भी हो मेरे रूम में मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता। इशिता रूम में नजर दौड़ाती है। वेदांत का रूम काफी बड़ा और सुंदर था, हर एक चीज सलीके से रखी हुई थी। वो बोली, ऐसा क्या है आपके रूम में जो आपकी परमिशन के बिना आ नहीं सकते? क्या आपने यहाँ खजाना छुपा रखा है? इशिता जल्दी से वेदांत के सामने जाते हुए बोली और इसी जल्दबाजी में उसका पैर कारपेट में उलझा और वेदांत को पकड़ने के चक्कर में उसके साथ बेड पर जा गिरी। इशिता का चेहरा वेदांत के पेट पर था, उसके होठ वेदांत के पेट को छू रहे थे। वेदांत ने इस एहसास को महसूस कर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसका दिल धड़क उठा, यही इशिता के साथ था। उसका दिल जोर जोर से धक रहा था। उसके साथ यह पहली बार हो रहा था। वो इस एहसास को समझ नहीं पा रही थी, पर यह एहसास उसके लिए नया था, उसे अजीब भी बहुत लग रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और विजय अंदर आता है। विजय बिना सामने देखे बोला, वो, इतना कहकर वो सामने देखता है, फिर तुरंत पलटते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम दोनों कंटिन्यू करो। इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है। विजय को देख वेदांत तुरंत इशिता के कंधे पकड़ उसे बेड पर पलट देता है और खड़ा हो जाता है। इशिता भी उठकर बैठ जाती है। दोनों को बहुत अजीब एहसास हो रहा था। तभी दोनों के कानों में विजय की आवाज सुनाई देती है, क्या रात छोटी पड़ गई थी जो सुबह सुबह? वेदांत गुस्से में विजय को घूरते हुए बोला, विजय स्टॉप इट, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा पैर फिसल गया था। तो है तो ये बात, वैसे ऐसा कुछ होता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं कब से अपने लिए भाभी ढूंढ रहा हूँ, मुझे भाभी मिल जाती। इशिता को बहुत शर्म आ रही थी, वो तो गर्दन ऊपर भी नहीं कर पा रही थी। वेदांत विजय को देख बोला, तू अपनी ये बकवास बंद करेगा? और तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो, कुछ काम था क्या? वेदांत इशिता को देख बोला। इशिता समझ रही थी कि वेदांत उसे ही बुला रहा है। वो गर्दन झुकाए ही बोली, वो हमारे पास कपड़े नहीं है, हमें कपड़े लेने थे, क्या आप हमें कुछ पैसे उधार देंगे? हम आपको लौटा देंगे हमारी सैलरी आने पर। वेदांत इशिता को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसने भी ध्यान नहीं दिया था कि इशिता के पास कपड़े नहीं है, वो तो इस बारे में भूल ही गया था। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है, वो क्लोजेट में चला जाता है। विजय इशिता को देख बोला, आप कब से यहाँ पर है? इशिता अब नजर उठा विजय को देखती है, फिर तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए बोली, आप क्यों पूछ रहे हो? विजय मुंह बनाते हुए बोला, ऐसे ही पूछ लिया, क्या हुआ? आपको हमारा पूछना पसंद नहीं आया? वैसे क्या लगता है भाई आपको पैसे देंगे? वो किसी को अपने पैसे नहीं देते हैं, मुझे नहीं लगता आपको वो पैसे देंगे। इससे अच्छा है हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। इशिता विजय को देखने लगती है, उसका चेहरा उदासी से भर जाता है। अगर वेदांत ने उसे पैसे नहीं दिए तो वो अपने लिए कपड़े कैसे लेगी? और सबसे जरूरी तो उन दिनों का सामान जो उसे लेना था, कपड़े तो वो कामाक्षी के पहन लेती। तब तक उसका मुंह रोने जैसा हो गया था। वो मासूम आवाज में बोली, क्या सच में वो हमें पैसे नहीं देंगे, पर हम उनको पैसे लौटा देंगे? विजय तो बस मजाक कर रहा था। इशिता के साथ उसका ऐसा चेहरा देख उसको बुरा लगता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही वेदांत आ जाता है। उसने कपड़े पहन लिए थे। वो इशिता के हाथ में क्रेडिट कार्ड रखते हुए बोला, यह लो, कामाक्षी के साथ चली जाना। इशिता कार्ड को देखने लग जाती है। वो उसको पलटते हुए देखती है और वेदांत के हाथ में वापस रख देती है। वेदांत इशिता को नासमझी में देखने लगता है।
इशिता वेदांत को देख बोली, हमें इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। आपके पास पैसे हैं तो हमें 2,000 पैसे दे दीजिए और हमारी सैलरी से कट कर लेना। 2,000 इतने में आपकी शॉपिंग हो जाएगी। विजय इशिता को देख हैरानी में बोला। इशिता हाँ में सर हिलाते हुए, हाँ हो जाएगा, 2 सूट लेने हैं और कुछ और सामान, इतने में आराम से आ जाएगा। दोनों इशिता को हैरानी से देख रहे थे। उनका तो एक जूता तक 2,000 में ना आए। उनके लिए 2,000 बहुत कम थे, पर मिडिल क्लास के लिए 2,000 रुपये बहुत ज्यादा होते हैं। वेदांत इशिता को हैरानी में देख रहा था। इशिता मुंह बनाते हुए बोली, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे हमने आपसे 2,000 नहीं 2 लाख मांग लिए हो। वेदांत तुरंत बोला, 2 लाख का कहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर 2,000 तुम श्योर हो 2,000 में तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे? इशिता हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ आ जाएंगे। ओके, जब जाओ तब बता देना, मेरे पास कैश नहीं है, अभी बाद में दे दूंगा। इशिता हाँ में सर हिला वहां से चली जाती है। वो दरवाजे तक पहुंचते ही रुक जाती है। वो पीछे पलटकर बोली, सुनिए। वेदांत आंखें बंद कर लेता है। इशिता का ऐसे उसे बुलाना उसके दिल को धड़का जाता है। वो इशिता की तरफ पलट जाता और हाथ से उसे बताने का इशारा करता है। वो भाभी सा तो आज भाई सा के साथ मूवी देखने जाएगी, तो हम उनके साथ कैसे जा सकते हैं? विजय तुरंत बोला, कोई बात नहीं, मैं फ्री हूं, मैं चलूंगा आपके साथ। वेदांत को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इशिता जाने लगती है कि वेदांत बोला, आज जो मिंटीग है उसको हैंडल करो, इसके साथ मैं चला जाऊंगा। पर वेदांत विजय को बुरी तरह घूरता है, तो विजय को ना चाहते हुए भी ओके कहना पड़ता है। इशिता को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी जाए पर उसके साथ चले, बस वो वहां से चली जाती है। कुछ वक्त बाद इशिता वेदांत के साथ गाड़ी में बैठी थी। वो डरते हुए गाड़ी में बैठी थी। अब भी वो एक तरफ सिकुड़कर बैठी थी। वेदांत गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो चोर नजरों से इशिता को देखता है, जो हल्के डर में लग रही थी। वेदांत इशिता को देखने लगता है, फिर वो बोला, क्या हुआ, डर क्यों रही हो, कुछ प्रॉब्लम है? इशिता वेदांत को देख उसकी तरफ इशारा कर देती है। वेदांत नासमझी में खुद की और इशारा कर बोला, मैं क्या? आप गाड़ी कल की तरह तेज मत चलाना, हमें डर लगता है। वेदांत तिरछा मुस्कुराते हुए इशिता को देखता है। इशिता वेदांत को ऐसे मुस्कुराते देख उसको शक भरी नजरों से देखती है। वेदांत गाड़ी ड्राइव करने लगता है और धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड फास्ट हो रही थी। अकदू अमीरचंद, आप हमें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं ना, गाड़ी तेज मत चलाए ना, हमें सच में डर लग रहा है। वेदांत हल्का हंसते हुए बोला, पर मैंने सुना था इशिता भारद्वाज को डर नहीं लगता है, तो आज आजमा लेना चाहिए, क्यों, क्या कहती हो? इशिता कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सीट को बहुत टाइट पकड़ लेती है। वेदांत गाड़ी काफी स्पीड में दौड़ा देता है। वेदांत इशिता को देखता है, जिसके माथे पर अब डर से पसीने आने लगे थे। वेदांत इशिता की आंखें बंद देख बैक सीट की तरफ हाथ डालता है। अब उसके हाथ में एक गन थी। वेदांत एक नजर इशिता की ओर देखता है। इशिता ने अब भी डर से आंख बंद कर रखी थी। वेदांत एक हाथ बाहर निकाल पीछे की तरफ शूट करता है। गन साइलेंस थी, उसकी कोई आवाज नहीं आती, पर उसके पीछे आ रही गाड़ी जरूर पलट जाती है। वेदांत मिरर से उस गाड़ी को पलटते देख रहा था। वो तिरछा मुस्कुरा गन को बैक सीट की तरफ वापस रख देता है और धीरे धीरे स्पीड कम करने लगता है। गाड़ी माल के सामने जाकर रुक जाती है और गाड़ी रुकते ही इशिता वेदांत के गले लग जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था, माथे पर पसीना आया हुआ था। वो काफी ज्यादा डरी हुई और घबराए लग रही थी। वेदांत को जैसे झटका लगता है, वो अपनी जगह जैसे जम जाता है। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। ऐसे ही वो कुछ वक्त तक बैठा रहता है। वेदांत को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। एक अजीब सी फीलिंग उसके दिल में आ रही थी। वो झटके से इशिता को खुद से अलग करता है और गाड़ी से निकल जाता है। इशिता अब कुछ शांत हो चुकी थी। अब उसे ख्याल आता है कि उसने अपनी घबराहट में क्या किया। वो खुद को मन ही मन कोसने लग जाती है। वेदांत गाड़ी से बाहर खड़ा था। वो अपने सीने पर हाथ रख लेता है। उसका दिल धड़क रहा था। वो मन में बोला, कंट्रोल वेदांत कंट्रोल, तू किसी के पास नहीं जा सकता है, रोक खुद को, इस दिल को अब मत धड़कने दे, ये बस अट्रैक्शन है, तू अट्रैक्ट हो रहा है उसकी और, रोक खुद को। इशिता बाहर निकल जाती है। वो गर्दन झुकाए खड़ी थी। वेदांत गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है और इशिता को देखता है। इशिता गर्दन झुकाए खड़ी थी। वेदांत बोला, चले। इशिता अब नजर उठा वेदांत को देखती है। वेदांत उसको नहीं देख रहा था। वो इधर उधर देखते हुए बोली, पर यह दुकानें कहाँ है? वेदांत आगे चलते हुए बोला, मेरे पीछे आओ। वो आगे बढ़ जाता है। इशिता इधर उधर देखते हुए वेदांत के पीछे जाने लगती है। सामने इतने बड़े माल को देख वो मन में बोली, कितनी बड़ी माल है, लगता है यहाँ सब कुछ मिलता है। वेदांत अंदर चला जाता है। इशिता अब भी वही खड़े एक टक माल को बाहर से देख रही थी। वेदांत को जब एहसास होता है इशिता उसके पीछे नहीं आ रही है, तो वो पीछे पलटकर देखता है। इशिता अब भी दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी थी। उसको वही खड़ा देख वेदांत वापस जाता है। दरवाजा एक बार फिर अपने आप ओपन हो जाता है। वेदांत इशिता के पास जाकर बोला, अब यही खड़े खड़े शॉपिंग करना है या अंदर भी जाना है?
इशिता वेदांत को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। वो माल की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या यहाँ सब कुछ मिलता है? वेदांत गहरी सांस लेकर बोला, अब यह मत कहना तुमने कभी माल नहीं देखा है। इशिता उदासी में गर्दन झुका लेती है। उसने सच में माल नहीं देखा था। उसे घर के काम के अलावा कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था। 12 पई थी वो भी गांव के सरकारी स्कूल में। और रही कपड़ों की बात तो वो उसकी चाचा के बेटी के पुराने कपड़े पहनती थी। सही में तो उसने बाजार भी एक बार देखा था, वो भी उसकी चाची उसको सामान उठाने अपने साथ लेकर गई थी तब, पर उसने माल के बारे में सुना था अपनी बहन से। वेदांत उसकी नजरें झुकी देख बोला, इसका मतलब तुमने माल नहीं देखा है? चलो आज देखते हैं, आ जाओ। इशिता के चेहरे पर ना जाने वाली स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए वेदांत को देखती है। उसकी मासूमियत फिर से वेदांत को अपनी तरफ खींच रही थी। वो इशिता का हाथ पकड़ता है और उसको अंदर लेकर जाने लगता है। इशिता इधर उधर देखते हुए वेदांत के साथ आगे बढ़ जाती है। वो माल को आंखों में चमक लिए देखे जा रही थी। वेदांत को देख वहां का मैनेजर आ जाता है। वो वेदांत को ग्रीट करते हुए बोला, गुड इवनिंग सर। वेदांत उसको कुछ जवाब नहीं देता। वो आगे बढ़ जाता है। उसने इशिता के हाथ को अब भी पकड़ रखा था। मैनेजर के साथ अब तक कुछ स्टाफ भी आ चुका था। जाहिर सी बात थी उनका आना बनता था। यह माल वेदांत का जो था, पर उसके साथ आई लड़की को सभी अजीब नजरों से देख रहे थे। इशिता का ड्रेसिंग सेंस ही ऐसा था, कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि यह लड़की गांव की है। वो चेहरे से बहुत खूबसूरत थी, पर इस वक्त लोग उसको गांव की समझ अजीब नजरों से देख रहे थे। इशिता को सबकी नजरें खुद पर बर्दाश्त हो रही थी। उसे बहुत अजीब भी लग रहा था। वो वेदांत के हाथ पर अपनी पकड़ कस देती है। वेदांत अपने हाथ को देखता है, फिर इशिता को देखता है। इशिता इधर उधर देख रही थी। वेदांत उसका हाथ छोड़ देता है। इशिता अब वेदांत को देखने लग जाती है। वेदांत वहां से आगे जाकर सोफे पर बैठ जाता है और इशिता को देख बोला, जो लेना है जल्दी लो, मुझे ऑफिस भी जाना है। इशिता वेदांत के पास चली जाती है। वो उसके आगे हाथ बांधते हुए बोली, पर पैसे आपने दिए नहीं, बिना पैसों के कोई क्या लेने देगा हमें। वेदांत इशिता को देखता है। उसके मन में कुछ चल रहा था। वो अपनी पॉकेट से नोटों की गड्डी निकालता है और इशिता के हाथ में रख देता है। वो सारे नोट 2000 के थे, वो 1 लाख रुपए थे। इशिता अपने हाथ में रखे नोटों को देखती है, फिर वेदांत को। वेदांत इशिता को हाथ से इशारा करते हुए बोला, जाओ, जो चाहिए वो ले लो, और अगर पैसे और चाहिए तो बता देना, यह शॉपिंग मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए। इशिता कुछ वक्त वेदांत को देखती रहती है, फिर अपने हाथ में रखे पैसों को देखती है। वो उन नोटों में से एक ही नोट निकालती है। उसने जैसा कहा था, उसे सिर्फ 2000 चाहिए तो वो उससे ज्यादा नहीं लेगी। वो सारे नोट वापस वेदांत की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, हम इतने में जो लेना है वो ले लेंगे, हमें नहीं चाहिए और पैसे। वेदांत इशिता को कुछ वक्त देखता रहता है। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद ही वो इस मौके को हाथ से जाने देती। वेदांत वो पैसे पकड़ लेता है। इशिता अब इधर उधर देखने लगती है। एक तरफ उसको लड़कियों के कपड़े दिखाई देते हैं। वो वहां चली जाती है। वेदांत उसको जाते देख रहा था। इशिता के जाते ही वो मैनेजर को अपने करीब बुलाता है और उसको कुछ समझाता है। वो मैनेजर वेदांत की बात सुन हाँ में सर हिलाता है और वहां से चला जाता है। इशिता आंखें बड़ी बड़ी किए वहां कपड़े देख रही थी। वहां अनारकली सूट, वेस्टर्न ड्रेस, गाउन, साड़ी, सभी तरह के कपड़े थे, पर इशिता को जो चाहिए था वो नहीं थे। वो चारों ओर बस देखे जा रही थी। एक लड़की इशिता के पास आकर बोली, एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई हेल्प यू? इशिता उसको देखने लगती है पर कुछ बोलती नहीं। वो लड़की इशिता को देख रही थी। उद्धरण चिन्ह। स्टोरी कैसी है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।